नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज और आज के इस डिबेट में आरजू कासमी और तारिक फतेह साहब सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। और इसके बाद एक ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जिससे शायद आपको नहीं पता होगी। एक इट्स अ वेरी ट्रेजिक पाथ जिसके अंदर अगर नेताजी होते लीडरशिप में शायद पार्टीशन ना होता, क्योंकि ही वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट आईएनए के अंदर भी बेतहाशा मुसलमान इनके थे, औरतें इनकी, आप फोटोग्राफ देखें इनकी हाई कमांड के अंदर दे वो विमेन। एंड आपको एक और एस्पेक्ट बताऊं कि मलया के अंदर, जो जमाने में मलेशिया तो नहीं था, जो तामिल थे मुस्लिम और हिंदू, वो इनकी फौज में भर्ती हुए एंड दे फॉट वेरी वेल ऑन दैट साइड। तो नेताजी का एक ही कमाल था कि ही कुड सी बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड नेशनैलिटी, बियॉन्ड, ये इनकी ग्रेटनेस थी। क्योंकि आज आप देखिए, अगर वो सबको इकट्ठा कर सकते जो कि बाकी लीडर्स नहीं कर सके, एक तो खैर जिन्ना साहब ने को अंग्रेज ने इतना पैसा खिलाया था कि वो हिंदुस्तान के दोनों बाजू काटने के लिए, अब ये आपको बुरा लगेगा, आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो हम सबके सामने तारीख बिल्कुल आम है कि जिन्ना साहब को पता भी नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो क्या रहा। उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी नहीं पता था, बाय द वे। पूरा बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ गया, जिन्ना साहब ने कुछ नहीं उस पर लिखा, दुनिया बदल गई। ही डिडंट नो। वो लैंडलॉर्ड थे, 26-26 घर थे उनके इंग्लैंड में। ही वाज मोर कंफर्टेबल ओवर देयर। तो दैट इज द केस ऑफ नेताजी एंड हिज लेगेसी। अब हिंदुस्तान में उनकी जो खामियां हैं उस पर कोई रोशनी नहीं डालता, और ये भी एक कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर शख्स को आसमान पे चढ़ा देना या दफना देना इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ अकाउंटिंग फॉर हिस्ट्री। जिन लोगों ने हिटलर का साथ दिया है, वो उनकी वजह से बेतहाशा लोगों की जाने गई हैं। मैं आपको एक और एस्पेक्ट बताऊं नेताजी की, इंडियन नेशनल आर्मी की, कि वो तो चले गए सबमरीन में जापान। जो उनके फौज थी यूरोप में, उनका काम ये रह गया कि वो जर्मन ऑक्यूपेशन फोर्सेस की एक एक्सटेंडेड आर्म बन गए। तो फ्रांस में फ्रेंच जो लिबरेशन की अंडरग्राउंड फोर्सेस थी, उन्होंने बड़े आजाद हिंद फौज के लोगों को शूट डाउन किया। यही उनका किरदार हॉलैंड में भी था, क्योंकि जो अंडरग्राउंड नेटवर्क्स थे हिटलर के अगेंस्ट, वो कहते थे कि ये एक तो ये देसी, ऊपर से आके हम पे जर्मन फौज के चौकीदार बने हुए। So there was a particular resentment against the INA that existed inside Europe at the time. और जब जंग खत्म हुई तो बेतहाशा लोग स्विट्जरलैंड के थ्रू भागे अपनी जान बचा के। किधर किधर पूरा यूरोप was uprooted, and Switzerland allowed most people to get in, but they didn't allow INA के जो फौजी थे कि उनको सेफ पैसेज के लिए। और उनमें यही था कि तुम अंग्रेज के गुलाम बन के आके यूरोप में तुम हिटलर के साइड लेने वाले तुमने लिया, और लोगों को यहाँ रेजिस्टेंस फाइटर्स को मारा। ये पूरा एस्पेक्ट इज नॉट डिस्कस्ड एनीवेयर। खासतौर पे आज के हिंदुस्तान में जिनका बहुत बड़ा हीरो स्टेटस है, एंड मैं समझता हूँ कि ना डिस्कस करने में भी बहुत बड़ी गलती है। ये वो पाकिस्तानी स्टाइल हिंदुस्तानी बात कर रहे हैं कि जिन्ना साहब में खामी नहीं नजर आती। खामियां बेतहाशा हैं, एंड खामियों का होना या मिस्टेक्स करना, इट शुड बी एक्सेप्टेड, क्योंकि हम कोई लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हैं कि H2O बनाना है हमने। इंसानी जद्दोजहद जो है आज़ादी की, में कितनी मिस्टेक्स होती हैं। अब रूस के इनकलाब के अंदर किसी वक्त भी पलटा खाया जा सकता था। 18 मुल्कों ने हमला किया था सोवियत यूनियन पे 1918 to 20 के अंदर। आपके चर्चिल साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे। वो किसी वक्त पलट जाता, लेकिन वो
लेनिन की लीडरशिप देखिए कि दे सर्वाइव दैट एंड देन बिकेम अ सुपर पावर आफ्टर दैट. तो बाय नॉट डिस्कसिंग एवरी एस्पेक्ट, मे बी इस वक्त मौका नहीं है, लेकिन जब भी नेताजी की पर्सनालिटी डिस्कस की जाए उसके अंदर द बेसिक इंसान की खता करने की जो उसकी प्रोपेंसिटी है कि हमसे साइंटिफिकली 100% करेक्ट काम नहीं होता, ना हमें एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, हमें खामियां रह जाती हैं, उससे सीखना चाहिए, ये नहीं कि उनकी पर्सनालिटी को दबा दें, यू नो. बिल्कुल सही सर, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर एक जो है वो परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई खामी रह जाती है. इसमें सर आप समझते हैं कि उस वक्त का माहौल, वहां की सिचुएशन ऐसी होती है जिसकी वजह से किसी आप जैसे समझें कि गलत डिसीजंस लिए गए होते हैं, चाहे वो इन्होंने लिए हों, बोस साहब ने लिए हों, चाहे वो जिन्ना साहब ने लिए हों, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर होता है, कुछ गलत हो जाता है जिसे बाद में वो खुद चाह के भी ठीक नहीं कर पाते? एक तो कंपैरिजन कोई है ही नहीं. जिन्ना साहब ने कोई काम अपना किसी एस्पिरेशन को बड़ी चीज देख के नहीं किया, उनका हर काम जो था वो था जो अंग्रेज उनसे कहता था. He was a broker type of a thing, लॉयर के. अब केस क्या है, उन्होंने खुद ही बलोचिस्तान को आजादी दिलवाई और फिर इन्वेड करके ऑक्यूपाई भी किया. सो जिन्ना हैड एब्सोल्युटली नो प्रिंसिपल्स, हैं, वरना वो पाकिस्तान कहीं और बनता, नेपाल के नीचे कहीं यूपी बिहार में. ये यहाँ कहाँ से आ गए पाकिस्तान, ना उनको यहाँ रहना आता था, ना यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव थे. नेताजी was a giant in how he thought of the future of हिंदुस्तान, कि भारत क्या होना चाहिए, ये सोच के अंदर गलतियां अलाउड हैं. कारोबारी आदमी जो पैसे लेके धांधली करता है वो कंपेयर नहीं है, एक जान के धांधली कर रहा है, और दूसरा क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट साइंटिफिकली गारंटीड नहीं होती हैं, कि उसका फॉर्मूला नहीं होता है, उसमें मिस्टेक होती है. तो वी कैन ऑलवेज ऑनर नेताजी एज समवन हु थॉट ऑफ ऑल इंडियंस. यानी उनको पता था कि ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड को किस तरह बेंड करना है. उनके सेकंड इन कमांड मुसलमान थे. जब वो फ्लाइट में जाके जहाँ मरे, उससे पहले भी एक कैप्टन थे पंजाबी हु डाइड इन द क्रैश, आई थिंक विथ हिम. देन आप 6th कॉलम में एक कर्नल दुरानी हैं, पाकिस्तान फौज के थे, उन्होंने किताब लिखी थी, आई डोंट नो इफ इट इवन सर्वाइव्स टुडे, जिसके अंदर पूरा इंडियन नेशनल आर्मी का जिक्र था. एंड आई मेट सम ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी जो हमारी फैमिली से थे. लेकिन लीडरशिप के बगैर क्या होता है, आप देखिए कि जिस दिन जैसे ही इंडियन नेशनल आर्मी, नेताजी की आर्मी डिसॉल्व होती है 1946 में, ट्रायल्स हुए. रिन म्यूटनी एक चीज कहलाती, रॉयल इंडिया म्यूटनी, वो कराची में हुई थी. जो नेताजी की फौज के लोगों का जो ट्रायल हो रहा था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट थी कराची में. इट वाज कॉल्ड द रिन म्यूटनी, रॉयल इंडिया नेवल म्यूटनी. वो लोग, आई न्यू सम फैमिली मेंबर्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन दैट. लेकिन जब डिसोल्यूशन हुई और पार्टीशन हुआ, तो वो ही नेताजी के मुसलमान फौजी ऑफिसर जो आईएनए में थे, आप यकीन मानिए, दे वेंट एंड जॉइंड द ट्राइब्समैन हु वर इन्वेडिंग कश्मीर. तो लीडरशिप की इंपॉर्टेंस ये होती है कि एक डायरेक्शन होता है जिसमें वो, आप कहते हैं कि हमारी अल्टीमेट हम क्या चाहते हैं. दोस्तों, देश आज क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है. इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं उनकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे या कम लोगों को पता होगा. हिमाचल प्रदेश के एक पर्यटन स्थल से नेताजी का खास नाता रहा है. यहाँ बात हो रही है डलहौजी की, जहाँ नेताजी साल 1937 में आए थे, जब अंग्रेजों की कैद में रहते हुए नेताजी को क्षय रोग यानी टीबी हो गया था, और इस वजह से अंग्रेजों ने उन्हें रिहा कर दिया था. और रिहा होने के बाद वो डलहौजी आ गए थे. यहाँ रहकर उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उन्हें काफ़ी राहत भी मिली. नेताजी यहाँ लगभग 5 महीने रुके थे और जिस होटल और कोठी में वो ठहरे थे वो आज भी मौजूद है.
उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए बेड, कुर्सी, टेबल और अन्य सामान भी संभाल कर रखा गया है। नेताजी जिस कमरे में ठहरे थे वहां अब लोगों का जाना वर्जित है और कोई भी इस जगह की फोटो तक नहीं ले सकता। वो लोग भी इस दुनिया में नहीं है जिन्होंने उस वक्त नेताजी को देखा था, लेकिन लोगों ने उन बुजुर्गों से नेताजी के किस्से सुन रखे हैं। कवि और साहित्यकार बलदेव मोहन खोसला डलहौजी निवासी हैं। उन्होंने भी नेताजी को क्षय रोग होने और उसके बाद स्वास्थ्य सुधार के लिए डलहौजी आने की बात बताई थी। नेताजी डलहौजी के सबसे पुराने गांधी चौक पर स्थित होटल मेहर के कमरा नंबर 10 में रहे थे और इसी दौरान जैन धर्मवीर को नेताजी के डलहौजी आने का पता चला और उसके बाद नेताजी से गांधी चौक के पास पंचकुला मार्ग पर स्थित कोठी कायनांस में रहने का आग्रह किया, जिसे नेताजी ने बाद में मान लिया। नेताजी होटल छोड़कर कोठी में रहने चले गए। जैन धर्मवीर नेताजी के सहपाठी रहे कांग्रेस नेता डॉक्टर धर्मवीर की पत्नी थी और कोठी जाते समय नेताजी का शहर वासियों ने भव्य स्वागत किया था। 5 महीने नेताजी डलहौजी में रहे और इस दौरान वो रोजाना करेलनु मार्ग पर सैर करने जाते थे और बावड़ी का पानी पीते थे। बावड़ी के पास मौजूद जंगल में बैठकर प्रकृति से संवाद करते थे। नेताजी के पास गुप्त डाक भी आती थी जिसका आदान प्रदान जंगल में ही होता था। हालांकि डाक कौन लेकर आता था और कहां जाता था ये बात आज तक रहस्य बना हुआ है, लेकिन नियमित सैर और बावड़ी का पानी पीकर नेताजी के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ था। बावड़ी को आज सुभाष बावड़ी के नाम से जाना जाता है। बावड़ी की देखरेख का जिम्मा नगर परिषद डलहौजी को मिला हुआ है। शहर के एक चौक का नाम भी नेताजी के नाम पर सुभाष चौक रखा गया है। चौक पर नेताजी की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। स्वस्थ होने पर नेताजी अक्टूबर में डलहौजी से वापस लौट गए थे, लेकिन किसी से मिले बिना और किसी को बताए बिना। कहा जाता है वो समाचार पत्र लाने और ले जाने वाले ट्रक में बैठकर पठानकोट तक गए थे। इसके बाद नेताजी फिर से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। हालांकि ये किस्सा बेहद दिलचस्प है और कम लोगों को पता है और इसी वजह से शायद डलहौजी का नाम नेताजी से जुड़ गया है।